देखिए, हम लोग अभी बात करने वाले हैं टेम्पररी इंजंक्शन की और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स की। दो टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि भाई इंजंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो लेट्स सी इंजंक्शन होता क्या है। अगर हम इंजंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझें तो इंजंक्शन जो टर्म है ये कहीं भी सीपीसी में, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंजंक्शन जो टर्म है ये सीपीसी में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। इट इज अगेन नॉट डिफाइंड इन सीपीसी, ठीक है। एकदम आराम से समझिएगा, सीधे कॉन्सेप्ट में मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ और इधर उधर कुछ भी बात नहीं हम लोग करेंगे। इंजंक्शन जो टर्म है वो सीपीसी में कहीं डिफाइंड नहीं है। इंजंक्शन का मतलब एक तरीके से एक ऑर्डर ही होता है, एक तरीके के ऑर्डर के सेंस में हम इसको लेते हैं। इंजंक्शन इज नथिंग बट इट इज वन काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट और अ सिविल जज। एक आदेश होता है जिस आदेश में जज साहब कहते हैं टू डू और नॉट टू डू, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी काम को करने का आदेश दिया जाए किसी जज जज की तरफ से, यानी सिविल कोर्ट की तरफ से, कि आपको यही काम करना है या ये काम नहीं करना है, टू डू और नॉट टू डू, टू डू और नॉट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, तो इसको हम कहते हैं एकदम से सीधे सीधे शब्दों में इंजंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, टू डू और नॉट टू डू, टू डू और नॉट टू डू, फिर से आई। तो इसमें क्या हो गया, इधर प्रोहिबिट करते हैं इधर कंटिन्यू करते हैं। प्रोहिबिट का मतलब हो गया कि जज साहब ये कहेंगे, यानी कि जो सिविल कोर्ट है वो ये कहेगी हमें कि आप जो काम कर रहे हैं एज इट इज करते रहो, या ये जो काम आप कर रहे हो इस काम को आप रोक दो। तो ऐसे टर्म के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्निकली प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। अब यहाँ से आप लोगों को लगेगा कि ये क्या टाइप्स आ गया, तो टाइप्स कुछ नहीं है, अब सिंपल एक नाम है बस। आपने बोलते हैं ना कि शक्ल देख करके आप लोग नाम रख देते हैं किसी भी आदमी का, इंसान का, सेम वही कहानी है। मतलब वैसा ऑर्डर जिसमें कोर्ट ने कहा कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है, तो ये आपको एक तरीके से प्रोहिबिटरी इंजंक्शन वाला मामला आ गया। लेकिन जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्ट करना ही करना है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्ट करना ही करना है, आपको ये काम करना है, उसके लिए हम लोग एक टर्म देते हैं दैट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल भाषा में बात करूँ इंजंक्शन के लिए, तो इंजंक्शन में दो चीज़ें अपने आप से आती हैं, यानी दो टाइप्स आपको सामने से दिख जाएंगे। एक होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब आपको हर हालत में ये काम करना है तो करना है, यू हैव टू डू दिस, देन इट इज ओके, आपको करना है। अच्छा, नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा आगे। इसके अलावा है प्रोहिबिटरी, ये काम आपको नहीं करना है, तो यानी किसी कोर्ट के आदेश में, यानी किसी कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है कि आपको ये पर्टिकुलर एक्ट करना है, दिस इज मैंडेटरी इंजंक्शन। इसके अलावा अगर कोर्ट ने कहा है कि आपको ये काम नहीं करना है, दिस इज प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टेम्पररी इंजंक्शन की, सो डोंट वरी, टेम्पररी इंजंक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए टेम्पररी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है। अब टेम्पररी का मतलब होता है सीधे सीधे तौर पर इंटरिम, कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग, इंटरिम। या टेम्पररी को हम कहते हैं फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग। मतलब ये एक सप्ताह के लिए हो सकता है, एक महीने के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, जो भी पर्टिकुलर टाइम, या ये कह सकते हैं कि जब तक केस का डिस्पोजल नहीं होता है तब तक हो सकता है। ये सारी चीज़ होती है। मैं अगर आपको बताऊं तो इंजंक्शन के ऊपर एक बकायदा कमेंट्री बुक लिखी जा चुकी है। बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इंजंक्शन के ऊपर कमेंट्री बुक लिखी है। और आई थिंक अगर वो पेजेस अगर मैं काउंट करके बताऊंगा तो कम से कम 15-16 हजार 100 पेजेस की होगी, यानी कि 1600 पेज से कम की नहीं होगी सिर्फ इंजंक्शन के ऊपर, ठीक है। सो 1600 पेजेस की सिर्फ इंजंक्शन, इंजंक्शन तो उतनी की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जो काम की बात है वो यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। सो एक तो हो गया टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब इंटरिम होता है या फॉर द टाइम बिंग होता है, यानी कुछ समय के लिए हो सकता है ना। अब एक और बात यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन में कि भाई इंजंक्शन ग्रांट करने का, यानी इंजंक्शन अगर कोर्ट ने देना है तो इंजंक्शन किस हालत में दिया जा सकता है, यानी किस कंडीशन में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यानी कि व्हाट आर दोज ग्राउंड्स।
हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड्स की, यानी कौन से वो आधार हैं, कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पर टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मन में आ सकता है आपको सर कि ये प्लेंटिफ को मिलेगा कि डिफेंडेंट को मिलेगा। नो इशू, किसी को भी मिल सकता है, द प्लेंटिफ एज वेल एज द डिफेंडेंट बोथ। सो प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को एज द केस में भी जो चाहे वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में टेम्पररी इंजंक्शन के लिए। जो ग्राउंड वगैरह की हम बात करते हैं वो सब यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा वन बाय वन। अब आप ये कहेंगे बेसिक सा पार्ट, तो बेसिक सा पार्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो मैंने पहले भी बता रखा है। टेम्पररी इंजंक्शन जो है हमारे सीपीसी के अंदर ऑर्डर 39 में दिया हुआ है, अभी मैंने आपको दिखाया था ऑर्डर 39 में ये आपको मिलेगा, ये रहा ऑर्डर 39। ठीक है, सो ऑर्डर 39 में टेम्पररी इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और वहाँ पर रूल 1 एंड रूल 2 है जो कि इन बातों को डिस्कस करता है, यानी केसेस इन विच टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, वो केसेस जहाँ पर टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किए जा सकते हैं, और बाकी यहाँ पर इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रेपुटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। तो बड़े आराम से पहले समझ लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए माइंड में कि भाई इंजंक्शन होता क्या है। अगर इंजंक्शन नहीं समझ में आएगा तो फिर बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। इंजंक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंजंक्शन इज सिंपली अ वर्ड, एक शब्द है, और इस शब्द का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ओनली, दैट्स इट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब बहुत सिंपल है, इट इज वन काइंड ऑफ रेमेडी। आप कह सकते हैं कि रेमेडी है, लेकिन ये ऑर्डर के फॉर्म में होता है। ये रेमेडी है बट दिस इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर। और ये ऑर्डर किसको कोर्ट देती है, कोर्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे सकते हैं, ही मे बी अ प्लेंटिफ, ही मे बी अ डिफेंडेंट। तो अगर कभी प्रीटी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए सपोज, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन रहा, इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चंस लाइक दिस कि भाई किसके अगेंस्ट में इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट और बोथ, और एनी ऑफ देम, तो एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम, सो इधर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ओके, नाउ सबसे पहला ग्राउंड टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने का, इंजंक्शन का मतलब क्लियर कर दिया। इंजंक्शन ग्रांट करने का, टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने का सबसे पहला आधार क्या होता है, तो सबसे पहला आधार यहीं पर आपको मिलेगा। द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट ग्राउंड हियर इज, मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट अराइज हो चुका है। सो इफ देयर इज एनी प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज इन डिस्प्यूट, if there is any property and that property is in dispute, or there is a chance, there is a very very chance, nearby chance कि उस प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा सकता है, there is a chance, there is a danger of damage, there is a danger of waste, there is a danger of alienation. What I am trying to tell you here is, अगर कोई संपत्ति, मैंने बोला प्रॉपर्टी, मैंने ये नहीं बोला मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट मे बी एनीवन। ठीक है, सो अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसके डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसी संपत्ति है जिसके वेस्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका एलिनेशन का चांस है, एलिनेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, ऐसा चांस है, तो वैसे कंडीशन में अब ये कौन करेगा। तो मान लीजिए कि मैं प्लेंटिफ हूँ, मान लीजिए मैं प्लेंटिफ हूँ, या जो पर्सन कोर्ट में पहले इंजंक्शन के लिए जा रहा है, वो पर्सन अगेंस्ट, यानी अपने अपोजिट पार्टी के लिए, अपोजिट पर्सन के लिए, डिफेंडेंट के लिए कहेगा कि उसके अगेंस्ट में पास करो। यानी जो व्यक्ति एलिनेशन कर सकता है प्रॉपर्टी का, जो व्यक्ति वेस्ट कर सकता है प्रॉपर्टी का, द पर्सन हु इज वेस्टिंग द प्रॉपर्टी, द पर्सन हु इज डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, तो उस पर्सन के अगेंस्ट में इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। आधार क्या मिला, तीन बातें हो गई। अगर कोई प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी के टाइप्स नहीं बोले, मैंने सिंपल बोला प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को अगर देयर इज ए चांस ऑफ वेस्ट, देयर इज ए चांस ऑफ डैमेज, एंड देयर इज ए चांस ऑफ एलिनेशन। Okay, so if there is a chance of waste, there is a chance of damage, and if there is a chance of alienation, in that condition कोर्ट को चाहिए कि कोर्ट क्या करे,
टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। दिस इज द प्रोविजन गिवन इन ऑर्डर 39 रूल 1 क्लॉज ए। ओके, नाउ द सेकेंड ग्राउंड। एक तो ये ग्राउंड है कि आप, यानी कि ग्राउंड का मतलब क्या है, प्लेंटिफ जाएगा या जो भी पर्सन जिसको इंजंक्शन चाहिए, एनी पर्सन who wants the order in favor of his he wants any person who wants any order in his favor, तो उसको चाहिए कि भाई जाकर के वो ये बताए कोर्ट को। सेकंड ग्राउंड, सेकंड ग्राउंड क्या है, यदि सो कॉल्ड डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स, इफ डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स थ्रेटेंस धमकी देता है, थ्रेटेंस, और इंटेंट्स या उसका इंटेंशन है क्या, टू रिमूव, रिमूव कर देगा, टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ खत्म कर देना, मिटा देना, डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। सो इफ there is a defendant and defendant has an intention, defendant is threatening continuously, मतलब मैं जिसके खिलाफ इंजंक्शन का आदेश चाहता हूं, मैं जिस पर्सन के अगेंस्ट में इंजंक्शन का ऑर्डर चाहता हूं, वो पर्सन मुझे लगातार धमकी दे रहा है कि मैं उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, मैं उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा, ऐसी वो धमकी देता है, या उसका इंटेंशन क्लियर दिख रहा है, वैसे कंडीशन में मैं इंजंक्शन के लिए फाइल कर सकता हूं मैटर, इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट में फाइल कर सकता हूं। दिस इज द थर्ड सेकेंड सिचुएशन, एंड दिस इज द प्रोविजन गिवन इन अगेन ऑर्डर 39 रूल 1 एंड क्लॉज नंबर बी। द थर्ड ग्राउंड, व्हाट इज द थर्ड ग्राउंड, जहां पर डिफेंडेंट थ्रेटन करता है, थ्रेटनिंग करता है, थ्रेटनिंग किस बात के लिए, डिस्पसेस द प्लेंटिफ, डिस्पसेस द प्लेंटिफ, डिस्पसेस द प्लेंटिफ। देखिए ये अलग ही मुद्दा हो गया। सपोज कीजिए कि आप एक फ्लैट में रहते हैं, यू आर लिविंग इन अ फ्लैट, यू आर अ टेनेंट, एंड देर इज ए चांस कि मकान मालिक आए और मकान मालिक आपको घर खाली करने के लिए कर सकता है या जबरदस्ती आपको डिस्पसेस कर सकता है। सो इफ देर इज एनी चांस दैट कि लैंडलॉर्ड कम एंड डिस्पोजेस यू, तो उस कंडीशन में भी आप जा करके इंजंक्शन मांग सकते हैं। सो इन केस ऑफ दिस डिस्पोजेशन के मामले में भी हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। दिस इज द ऑप्शन गिवन इन ऑर्डर 39 रूल 1 सब रूल, सॉरी, क्लॉज नंबर सी। फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ ग्राउंड, द फोर्थ ग्राउंड इज defendant is about to commit a breach of contract or any injury। so अगर defendant क्या करता है, अगर defendant is committing an injury or if defendant is committing a breach of contract, so if there is a chance that the defendant is committing an injury or breach of contract, तो इस कंडीशन में अगेन इन दिस कंडीशन ऑल्सो, जो ये हमारा सो कॉल्ड जो प्लेंटिफ है, जो पर्सन है, वो टेम्पररी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकता है। एंड दिस इज द प्रोविजन गिवन इन ऑर्डर 39 रूल 2। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बात करूं तो क्या हो गया, आपको अगर मैं ग्राउंड्स की बात करता हूं तो मैं ग्राउंड्स का एक आपको डायग्राम दे देता हूं। डायग्राम में आपको सिंपल याद रखना है कि चार कंडीशंस हैं, देयर आर 4 ग्राउंड्स। द वेरी फर्स्ट ग्राउंड इज अगर सो कॉल्ड डिफेंडेंट इज वेस्टिंग द प्रॉपर्टी, डैमेजिंग द प्रॉपर्टी और एलिनेटिंग द प्रॉपर्टी। तो ये एलिनेटिंग, डैमेजिंग और वेस्टिंग, तीन इनमें से कुछ भी कर दे। दूसरा रिमूविंग और डिस्पोजिंग, सब में फर्क होता है भाई, ये ऐसा मत सोचना कि इसमें फर्क नहीं होता है। डिस्पोजिंग ऑफ, सो रिमूविंग और डिस्पोजिंग ऑफ। द थर्ड वन इज द disposition, disposition, and the last one is breach of contract। so breach of contract, कुछ आप करो ना करो, आप ये चाहो तो डायग्राम जरूर उतार लो, या क्या कर सकता है, इंजूरी। सो दिस इज ऑर्डर 39 रूल 1 क्लॉज ए, ऑर्डर 39 रूल 1 क्लॉज बी, ऑर्डर 39 रूल 1 क्लॉज सी,
and this is Order 39, Rule 2. These are the four grounds which are available for the grounds for temporary injunction. ये टेम्पररी इंजंक्शन के लिए ग्राउंड्स हैं. ओके, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया. तो बहुत सिंपल से समझना है, बिल्कुल आराम से सिर्फ सुनना, क्योंकि मटेरियल आपके पास ऑलरेडी, यू हैव द मटेरियल्स. ओके, सो देयर इज नो नीड. सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और उन चीज़ों को वहाँ पर देखना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. तो यहाँ पर आपको मैंने दो चीज़ें कवर कर दी टिल नाउ. वी हैव कवर्ड टू थिंग्स, टू मेजर पोर्शंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंजंक्शन? एट द सेम टाइम वी हैव डिस्कस्ड कि भाई ये कितने तरह का हो सकता है इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन. ये भी मैंने डिस्कस करा. उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस करा वो कौन कौन से ग्राउंड्स है, व्हाट आर दोज ग्राउंड्स अंडर विच अ पार्टी और अ पर्सन कैन फाइल अ टेम्पररी इंजंक्शन. किस कंडीशन में टेम्पररी, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मैं अगर सिंपल कर दूं कि अगर पार्टी आ गई और पार्टी आकर के कहती है, या जो पर्सन है, आप एडवोकेट हैं, आपके पास आके पार्टी कहती है कि भाई सामने वाला पार्टी तो मेरे प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है. मैं इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत सीधा सा एग्जांपल. मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ. दिल्ली में एक ऐसा मैटर था कि G+1 फ्लैट था. ठीक है, G+1 या 2 ऐसे समथिंग फ्लैट था. दो भाइयों के बीच में वो फ्लैट का बंटवारा ऑलरेडी हो चुका था. सो देयर वर टू ब्रदर्स और उनके बीच में बंटवारा हो चुका था ऑलरेडी, पार्टीशन वाज देयर. So one brother is living in ground floor, the other brother is living in the first floor. Okay, so एक था फर्स्ट फ्लोर पर एंड दूसरा था ग्राउंड फ्लोर पर. सो जो ग्राउंड फ्लोर पर जो सो कॉल्ड ब्रदर था वो क्या कर रहा था कि नीचे जो पिलर्स थे, जिस पिलर के बेस पर वो फर्स्ट फ्लोर स्टैब्लिश था, ये जो खड़ा था, उस पिलर को वो तोड़ना चाह रहा था. उसका कहना था कि भाई मैं ये पिलर को तोड़ करके फिर से कुछ नया रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ. लेकिन अब आप ये सोचिए कि जिस पिलर के आधार पर, जिस पिलर पर बेस है, जिस पिलर पर फर्स्ट फ्लोर का बेस है, उस पिलर को अगर तोड़ दिया जाए देन व्हाट विल हैपन? तो फर्स्ट फ्लोर तो आराम से नीचे गिरने वाला है. तो जब फर्स्ट फ्लोर नीचे गिर जाएगा तो सोचिए क्या होगा? इररिपेरेबल लॉस, डैमेज, इंजूरी, सब कुछ होने वाला है. तो यहाँ पर ये बंदा तुरंत भागा भागा आया कोर्ट में और इसने तुरंत जाकर के इंजंक्शन फाइल किया और इसको इंजंक्शन मिला सेम डे. सेम डे इंजंक्शन मिला. उसने फोटोग्राफ्स वगैरह लगा रखे थे, सारी चीज़ें, और काम चल रहा था. तुरंत उसको ग्रांट कर दिया कोर्ट ने इंजंक्शन, तुरंत, इमीडिएट, इंस्टेंट. तो इंजंक्शन का मतलब क्या हो गया? किस कंडीशन में? जहां प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जहां पर डैमेज किया जा रहा है, जहां पर वेस्ट किया जा रहा है, जहां पर एलिनेशन का चांस है वहां पर, जहां डिस्पोजेशन का चांस है वहां पर. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. इस तरह से बहुत सारे ग्राउंड एग्जाम्पल्स अपने को मिल सकते हैं. अब जरा ये तो ग्राउंड समझ में आ गया. अब ये समझना बहुत जरूरी है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ इज व्हेन ए पर्सन कैन फाइल इंजंक्शन. कब कोई पर्सन इंजंक्शन फाइल कर सकता है, या यूं कहिए व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स विच गवर्न द ग्रांट ऑफ इंजंक्शन. ये दोनों दो चीजें हैं. कंफ्यूजन बहुत भयंकर होता है इसमें. पहले मैंने आपसे कहा कि एक तो होता है ग्राउंड. ग्राउंड का मतलब होता है आधार. किस आधार पर आप फाइल करेंगे? आधार, बेस. तो आपने बेस बताया कोर्ट को जाकर के, जज साहब को बताया, यू अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट एंड यू प्लीडेड बिफोर द कोर्ट और सबमिटिंग बिफोर द कोर्ट कि भाई प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी डैमेज्ड, प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी एलिनेटेड, प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी वेस्टेड. तो ये सारी चीजें आपने बताई. ठीक है, ये तो ग्राउंड हो गया. बट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है वो सिद्धांत. सिद्धांत का मतलब जिसके बेस पर ये इंजंक्शन खड़ा है, जिसके बेस पर ये इंजंक्शन काम करता है. प्रिंसिपल्स, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझिए. जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. बहुत लोगों को प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा आपको क्लियर करके बता रहा हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है. आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई सेक्स के आधार पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही ये कहा गया है कि विमेन के लिए और चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है.
अब ये जो आया बात कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए कानून बना सकती है, स्पेशल प्रिविलेज दिया जा सकता है विमेन और चिल्ड्रन को। अब ये एक प्रोविजन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया अंबेडकर साहब ने। अब इसको पकड़ करके ये आइडियोलॉजी है, ये एक आइडियोलॉजी है, मतलब ये सिद्धांत वाली बात हो गई। सिद्धांत क्या था उनके पीछे का, इसके पीछे का सिद्धांत। अच्छा, ये इसके पीछे थोड़ा और चलता हूँ गहराई में। आर्टिकल 15 लिखने की जरूरत क्या पड़ी? तो जिस समय देश आज़ाद हुआ या जिस समय 1947 1950 का दौर था, उस समय अंबेडकर साहब ने सो कॉल्ड देखा भाई औरतों की हालत बहुत खराब है। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली औरतों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, ये सारी चीजें होती थी। उस समय के जो सो कॉल्ड राजा महाराजा थे वो अपना गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। उस समय अगर आपको याद होगा तो जो नवाब हुआ करते थे, जमींदार हुआ तो उनके यहाँ हरम होता था। ये हरम बेसिकली राजा लोग रखते थे, राजा मतलब औरंगजेब हो गए, अकबर हो गए, ये सब हरम रखते थे। हरम इज नथिंग बट, हरम में क्या होता था कि जिन लड़कियों को किसी कंट्री पर, किसी देश पर उन्होंने हमला किया, तो हमला करने के बाद वहाँ के लोगों को बंधक बना लेते थे। और जो लड़कियां, जो महिलाएं उनको मिलती थी, बूढ़ी महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को मार देते थे नॉर्मली। और जो महिलाएं मिलती थी उनको, यंग होती थी, सुंदर होती थी, जवान होती थी, उनको उठा करके लेके चले आते थे और अपने हरम में रखते थे। और सबके साथ रिलेशन बनाना होता था। अब उसी में से किसी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो किसी को रानी बनाया, महारानी बनाया, अदरवाइज वो ऐसे ही रह गए। तो हरम में किसी किसी के हजारों रानियां रहती थी। तो ये कहानियां हैं, ये आपको मिल जाएगी अलग अलग। इस पे एक मतलब एक अलग नॉवेल है, अगर आप चाहो तो पढ़ लेना कभी। अलग ही नॉवेल है, मिलता है। ठीक है, ये अलग पूरी कहानी मिल जाएगी आपको। तो महिलाओं की बहुत खराब पोजीशन थी एट दैट टाइम। उस कंडीशन को देख करके उन्होंने आर्टिकल 15 कर दिया। और आर्टिकल 15 के आधार पर अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यानी सो कॉल्ड हमारे यहाँ जो कांग्रेस या कोई भी गवर्नमेंट थी, भारत की सरकार कहने का मतलब चाहे बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे हमें कोई मतलब, सरकार मतलब कोई भी पार्टी। तो सरकारों ने क्या किया, विमेन को रिजर्वेशन देना शुरू किया। भाई अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो उसमें 50% सीट रिजर्व होगी। इलेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आप टिकट, ट्रेन में टिकट करते हो तो इन दैट कंडीशन यू विल गेट रिजर्वेशन देयर ऑल्सो। तो ये क्या है, ये एक सिद्धांत था, एक प्रिंसिपल था कि महिलाओं का उत्थान करना है, महिलाओं का, वुमेन का अपलिफ्टमेंट करना है, उसके लिए कानून बनाया गया। सिमिलरली इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि भाई इंजंक्शन देना है। क्यों इंजंक्शन देना है? एक आदमी गलत कर रहा है और दूसरे आदमी को लॉस होगा, इंज्यूरी होगा। अगर दूसरे आदमी को लॉस और इंज्यूरी होती है और इररिपेरेबल लॉस है, इररिपेरेबल इंज्यूरी हो रही है, तो उस आदमी को जिस जो दे रहा है ऐसा, उसको तुरंत क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। सो व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स? द फर्स्ट प्रिंसिपल हियर इज, द फर्स्ट प्रिंसिपल हियर इज, सबसे पहला सिद्धांत जिसके बेस पर हमारा ये इंजंक्शन खड़ा है, द फर्स्ट प्रिंसिपल, द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्राइमा फेसाई केस। प्राइमा फेसाई केस, सबसे पहला, द फर्स्ट प्रिंसिपल। प्राइमा फेसाई केस का मतलब क्या है? प्राइमा फेसाई केस कहने का मतलब है देयर मस्ट बी है बोनाफाइड डिस्प्यूट रेज्ड बाय द एप्लीकेंट। प्राइमा फेसाई केस होना ही चाहिए, मेरिट होनी चाहिए केस में। अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए उसके पास एक मैटर होना चाहिए, जिसके बेस पर यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, उसको इंजंक्शन ग्रांट करेगी। अच्छा, यहाँ पर प्राइमा फेसाई केस का मतलब क्या है? फिर से मैं रिपीट करूं, प्राइमा फेसाई केस, ये टर्म मेंशन तो है, बट दिस टर्म इज अगेन नॉट डिफाइंड इन द सीपीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्राइमा फेसाई केस? प्राइमा फेसाई केस does not mean that the case is to be proved to the hilt। कहने का मतलब बड़ा सीधा है कि प्राइमा फेसाई केस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी केस को तुरंत हड़बड़ी में आकर के तुरंत इमीडिएट इंस्टेंटली हम साबित करेंगे। इट इज नॉट मीन। प्राइमा फेसाई केस का मतलब होता है प्रथम दृष्टया आपके मैटर में दम दिखना चाहिए, आपके केस में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सामने से दिखता हो, जिसका डिस्पोजल किया जा सकता हो, जिसमें कुछ है कि कोर्ट आदेश कर सके। दैट इज द पॉइंट। यू कैन से कि समथिंग, देर इज ए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, देर इज ए एविडेंस इन सपोर्ट और इन अगेंस्ट। तो एक एक
कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होना चाहिए, उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। प्राइमा फेसाई केस। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमा फेसाई केस का मतलब, ये मैं मेरे घर से नहीं बता रहा हूँ और ये सीपीसी में भी डिफाइंड नहीं है। इट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय, इट इज अ केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द केस नेम इज मार्टिन बर्न। मार्टिन बर्न लिमिटेड वर्सेस आर एन बनर्जी, बैनर्जी, बैनर्जी। ओके, सो मार्टिन बर्न लिमिटेड वर्सेस आर एन बैनर्जी, ए आई आर 1958 में ये केस रिपोर्टेड है। दिस केस इज रिपोर्टेड इन द ए आई आर 1958। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से बताया कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्राइमा फेसाई केस। सिंपली इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राइमा फेसाई केस का मतलब ये नहीं होता है कि आप केस को इंस्टेंटली जाकर के एकदम हड़बड़ी में, एकदम तुरंत आप प्रूव करेंगे। ओके, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए। द सेकेंड प्रिंसिपल इज irreparable injury, irreparable injury। So अगर कोई कोर्ट, if any court is granting injunction to any victim or any party, so that party, that person must have to show before the court कि अगर भाई उसको अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया गया, if injunction order has not been granted by the court, in that condition there will be a irreparable injury। irreparable injury means ऐसी इंजूरी जिसका रिपेयर हो ही नहीं सकता। मतलब एक बार वो लॉस हो गया, एक बार वो डैमेज हो गया, अगर हम उसके बदले में पैसा भी दे दें, उसके लिए हम कॉम्पनसेशन भी दे दें, डैमेजेस भी दे दें, फिर भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता, भरा नहीं जा सकता है। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इररिपेरेबल इंजूरी। इसको हम पिक्यूनरी सेंस में मेजर नहीं कर सकते। इररिपेरेबल लॉस और इररिपेरेबल इंजूरी मीन्स विच कैन नॉट बी मेजर इन ए पिक्यूनरी सेंस। ओके, सो यहां पर लिख लीजिए एक लाइन, एन इंजूरी विल बी regarded as irreparable, irreparable when these exist no specific, no specific or fixed pecuniary standard, pecuniary standards for measuring damages, for measuring damages, and which cannot be, and which cannot be adequately compensated, adequately compensated by cost, compensated by cost। And this is again decided by the Supreme Court in the case of Manohar Lal Chopra versus Seth Hira Lal, 1962। The reporting year is 1962 and the case name is Manohar Lal, Manohar Lal Chopra या चोपड़ा इन हिंदी वर्सेस सेठ हीरा लाल, 1962। Okay, now this is the second principle on which the injunction is granting by the court। या यूं कहिए कि ये सेकंड प्रिंसिपल है जिसके बेस पर इंजंक्शंस कोर्ट के द्वारा ग्रांट किए जाते हैं या इंजंक्शंस दिए जाते हैं। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल, बहुत आराम से समझिएगा थर्ड प्रिंसिपल। ये थर्ड प्रिंसिपल्स लोगों को बहुत तकलीफ देता है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, और ये बहुत सारे बुक्स में, गाइड्स में कहीं भी आपको लिखा हुआ तो मिलेगा, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी। ये बहुत तकलीफ देता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस।
CONVENIENCE, balance of convenience. Now, the first thing which we have to understand is what is the meaning of the term balance of convenience. ये टर्म बड़ा अजीब है. अब इसका हिंदी क्या होता होगा अलग छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, फिर एक रिकैप भी ले दे रहा हूँ. मैं बीच बीच में रिकैप करता रहता हूँ, अभी आपको फिर से रिकैप करूँगा. अगेन आई विल रिकैप ऑल द थिंग्स, ओके, और रिपीट ऑल द थिंग्स. सो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, नॉट इनकन्वीनियंस. What is the meaning of balance of convenience? Balance of convenience means, suppose there are two, suppose not, there are two parties, दो parties होती हैं. एक हो गया plaintiff and the other one is the defendant. अब plaintiff तो रोता चिल्लाता कोर्ट में अपीयर कर जाता है. Plaintiff is appearing before the court by crying, कि भैया रोता चिल्लाता बोलता रहता है, कोर्ट के सामने प्रेयर करता है कि जनाब पूरा जो भी गलती है सारी गलतियां किसकी है, डिफेंडेंट के. डिफेंडेंट ने ये किया, डिफेंडेंट ने वो किया, डिफेंडेंट ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मेरा लॉस किया, दिस दैट, सारी बुराई प्लेंटिफ को कहां दिखती है, ओनली इन डिफेंडेंट. अब डिफेंडेंट को क्या करना होता है, डिफेंडेंट भी अपनी बात रखता है. कोर्ट को चाहिए कि कोर्ट दोनों की बातों को ध्यान से सुने, ना कि एक तरफा, वन साइडेड नहीं, एक्स पार्टी नहीं, बोथ साइड्स. व्हाट इज द बैलेंस, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए. व्हाट इज द एलिगेशन, व्हाट आर द एलिगेशंस ऑफ द प्लेंटिफ, यू हैव टू कंसीडर वेरी माइन्यूटली एज ए जज. प्लेंटिफ ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं, प्लेंटिफ ने क्या कहा है, यू हैव टू कंसीडर इट वेरी माइन्यूटली. प्लेंटिफ के एलिगेशंस को आपको समझना है. डिफेंडेंट क्या कहता है उसकी बात को भी सुनना है. You have to make a balance between the plaintiff and defendant. अब यहां पर एक और बात सुनिए, जब भी हम बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये होना चाहिए कि वो प्लेंटिफ के फेवर में जाना चाहिए, और इन द केस ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के फेवर में जाना चाहिए. अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, एप्लीकेंट के फेवर में जाना चाहिए. एप्लीकेंट के फेवर में जाने का कारण क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा. Balance of convenience must be in the favor of the applicant, must be in the favor of the applicant. Why it is so? ऐसा क्या है कि उसके फेवर में जाना चाहिए. तो इसका सिंपल आंसर ये है, द वेरी सिंपल आंसर हियर इज कि जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट को प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश, प्राइमा फेसाई मैं कह रहा हूं, केस ही हैज टू एस्टैब्लिश बिफोर द कोर्ट, प्राइमा फेसाई, एंड ही हैज टू शो that he has not committed a single mistake or he has not committed any wrong. कोर्ट को यह देखना होता है कि इन केस अगर कोर्ट ने इंजंक्शन का प्रेयर रिजेक्ट कर दिया, द कोर्ट हैज टू सी और द कोर्ट हैज टू कंपेयर द हार्डशिप, कि भाई अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इंजंक्शन का प्रेयर, देन अदर पार्टी के साथ क्या क्या लॉस हो सकता है. इंजंक्शन अगर कर दिया रिजेक्ट, तो उस कॉल्ड जो पार्टी आई है उसके साथ क्या क्या हो सकता है. सो इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द बैलेंस इज इन एप्लीकेंट्स फेवर, इन दैट कंडीशन ओनली इंजंक्शन विल बी ग्रांटेड. देखिए ये सवाल पूछेगा प्रीलिम्स में, मैं पहले बता रहा हूं ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, मेंस में बनता है. जब आप लिखेंगे तो इंजंक्शन ग्रांट करते वक्त, वेन एवर यू हैव टू ग्रांट एन इंजंक्शन, यू हैव टू सी कि भाई एप्लीकेंट के फेवर में जाना चाहिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. अब ये बात अगेन मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन इट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह इन द ईयर ऑफ 1993 इटसेल्फ.
आज की बात नहीं है, 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके कह दिया था. सो द केस वाज द दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह. प्रहलाद सिंह, AIR 1993. एक लाइन बस आपको नोट करना है. व्हाट हेल्ड इन दिस केस? इफ द कोर्ट, if the court is of the opinion, if the court is of the opinion that balance of convenience या balance is in applicant's favor, balance is in applicant's favor, injunction will be granted. Injunction will be granted. Very simple, very easy. That's it. इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं सिंपल, एकदम सिंपल से सिंपल कहूं तो ये समझिए कि कोर्ट हैव टू सी, द कोर्ट हैव टू वे. वे का मतलब होता है वजन करना, तौलना. कोर्ट को यहाँ पर वजन करके दे. वजन मतलब तराजू लगा के नहीं देखेगा. कोर्ट का मतलब, कोर्ट को चाहिए कि भाई देखे दोनों बंदों की तरफ से, यानी एप्लीकेंट है या जो अगेंस्ट में पर्सन है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, देखना कि दोनों की तरफ से कितना मिसचीफ किया गया है, कितनी गलती की गई है. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही साइड से गलती की गई, दोनों की तरफ से क्या मिसचीफ है देखना है. मिसचीफ एक तरीके से, मिसचीफ का सेंस यहाँ पर एक तरीके का लॉस के सेंस में कहा जाता है, गलती और उसका लॉस. अब कोई गलती करेगा तभी तो दूसरे को लॉस होगा. सो इन अदर वर्ड्स, द कोर्ट विल वे द मिसचीफ कॉज टू बोथ द पार्टीज. कोर्ट का काम है मिसचीफ को बैलेंस करना, कोर्ट का काम है मिसचीफ को वे करना, उसका देखना कि हाँ, अगर कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया इंजंक्शन तो उस कंडीशन में दोनों को कितना लॉस हो सकता है. अगर कोर्ट को लगता है कि दोनों में ज्यादा लॉस सिर्फ एप्लीकेंट को होता है, ज्यादा लॉस सिर्फ एप्लीकेंट को होता है, यानी कि जो सो कॉल्ड बैलेंस है वो एप्लीकेंट की तरफ घूमता है, तो उस केस में आपको इंजंक्शन ग्रांट करना है. ओके नाउ, अब यहां पर एक और चीज आपको शेयर करता हूं. एक और सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये बड़ा फेमस केस रहा है, ये आपको बहुत बार मिलेगा. गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला, कोका कोला कंपनी. 1995 इज द ईयर जिसमें रिपोर्ट हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये बड़ी हटके बात कही है, ध्यान से सुनिएगा. प्योर टेक्निकल टर्म है, जो नहीं समझ में आया पूछ लेना आप लोग, मैं रिपीट भी कर दूंगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में, इंजंक्शन इज अ रेमेडी and it is a equitable remedy. Let me repeat it again. Injunction is nothing but it is a equitable remedy. Equitable, equitable remedy. इंजंक्शन एक रेमेडी है. रेमेडी का मतलब होता है उपचार, रेमेडी का मतलब होता है उपाय. रेमेडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडी? रेमेडी मीन्स उपचार, उपाय. बट इट इज इक्विटेबल रेमेडी. इक्विटेबल का मतलब इक्विटी बेस्ड. इक्विटी का मतलब क्या होता है? दोनों पक्षों को देखना है, एक को नहीं देखना है. अगर कोई चाहता है कि कोर्ट उसके लिए इंजंक्शन ग्रांट करे, मैं गया कोर्ट में, मैं चाहता हूं कि मेरे फेवर में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करे, उस दूसरे पार्टी को कहे कि भैया ये काम नहीं करो. सो इफ आई एम अप्रोचिंग बिफोर द कोर्ट, आई एम अपियरिंग बिफोर द कोर्ट फॉर, और आई एम प्रेइंग बिफोर द कोर्ट कि जनाब मेरे को क्या चाहिए, इंजंक्शन ऑर्डर चाहिए उस पार्टी के अगेंस्ट में, देन आई हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट कि मैंने जो कुछ भी काम किया है, आई हैव एक्टेड इन गुड फेथ विथ ड्यू केयर एंड कॉशन एंड देर इज नो फॉल्ट कमिटेड बाय मी. अगर मैं कोर्ट में इंजंक्शन लेने जाता हूं या कोई भी पार्टी कोर्ट में आती है, तो कोर्ट को इस बात का ध्यान देना है, जज साहब को इस बात का ध्यान देना है कि जो पार्टी कोर्ट में अपीयर करेगी वो इस बात को सामने से प्रूव करे एटलीस्ट
सेटिस्फाई करे जज साहब को एटलीस्ट कि भाई जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सब गुड फेथ में कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो गुड ड्यू केयर में कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो कॉशन लेके कर रहा हूं, और मेरे साइड से कोई भी गलती नहीं की गई है। दिस इज द पॉइंट। सो अगर आपसे कभी पूछे, अगर आपको एकदम सपोज कीजिए आपको इंटरव्यू में रखा गया है, इफ देर इज ए क्वेश्चन, सपोज देर इज ए क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंटरव्यू बोर्ड, व्हाट इज यू मीन इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, पूछ दिया व्हाट इज इंजंक्शन, तो इंजंक्शन को आप डिफाइन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपसे जिसे पूछा जाए कि इंजंक्शन क्या होता है, तो इंजंक्शन इज ए रेमेडी। आप कह सकते हैं इंजंक्शन इज ए रेमेडी, इट इज एन ऑर्डर passed by the court, it is not defined by it is not defined, it has not been defined in the CPC, ये सब आप बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने बोला इक्विटेबल रेमेडी, इसका मतलब आप एक तरीके से आप इन डेप्थ नॉलेज दे रहे हो अपनी तरफ से कि मेरे को इतना पता है कि इट इज ए रेमेडी, बट इट इज ए इक्विटेबल रेमेडी, इट इज ए इक्विटेबल रेमेडी। और इंजंक्शन से क्वेश्चन रहता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन रहेगा। तो अभी तक टिल नाउ व्हाट वी हैव फिनिश्ड, हम लोगों ने दो तीन चीजें कंप्लीट करी हैं। व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, द फर्स्ट थिंग वी हैव कंप्लीटेड इज व्हाट डू यू मीन बाय इंजंक्शन, इंजंक्शन मीनिंग, इंजंक्शन का मीनिंग। ओके, अगेन इंजंक्शन का प्रोविजन कहां पर सीपीसी में दिया गया है, दिस इज ऑर्डर 39। द सेकेंड पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड, ग्राउंड्स, व्हाट आर दोज ग्राउंड्स, तो मैंने आपको ग्राउंड्स बता दिए थे। देर आर 4 ग्राउंड्स, ऑर्डर 39 रूल 1 क्लॉज ए, ऑर्डर 39 रूल 1 क्लॉज बी, ऑर्डर 39 रूल 1 क्लॉज सी, एंड ऑर्डर 39 रूल 2। दीज आर द ग्राउंड्स। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, प्रिंसिपल्स जिसके बेस पर इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। सो व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट ऑफ इंजंक्शन। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिर्फ 3 बातें याद रखनी है प्रिंसिपल्स के लिए। अगेन यू हैव टू रिमेंबर ओनली 3 थिंग्स, यू हैव टू कीप 3 थिंग्स इन योर माइंड। द फर्स्ट वन इज द प्राइमा फेसाई केस, प्राइमा फेसाई केस। The second one is nothing but it irreparable loss, irreparable loss. And the third and the last one here is balance of convenience, balance of convenience. These are the 3 things जो कि चाहिए दिमाग में, और कुछ भी नहीं। Again, moving to the next, ये तो हो गई बात, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ओके ये ग्राउंड्स हैं, दीज आर द प्रिंसिपल्स, ये सब ठीक है। सपोज ये मान लीजिए कि कोर्ट हैज ग्रांटेड द इंजंक्शन, कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और कह दिया पार्टी को कि भाई तुमने ये नहीं करना, यू हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस, ये सब ओके ओके, बट द पार्टी इज नॉट following that order, there is a non compliance of order, there is a disobedience of the breach of injunction, there is a disobedience, there is a breach of injunction, then what will be the remedy, what are the remedies, क्या रेमेडी अवेलेबल है, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। सी, रेमेडी बहुत सिंपल है। सी, ऑर्डर 39 रूल 2A, मैं सिंपल बता दे रहा हूं, ऑर्डर 39 रूल 2A, अगर कोई इंजंक्शन के आदेश का उल्लंघन करता है, डिसओबीडियंस करता है, if there is a disobedience or if there is a breach of injunction, if there is a non compliance of the order, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, so don't worry, if there is a non compliance of the injunction order of the court, तो क्या होगा, what will happen then। तो इसमें कुछ नहीं, 3 चीजें होती हैं, 3 थिंग्स। जिस पार्टी के अगेंस्ट में इंजंक्शन ऑर्डर पास किया गया है, the party against whom the injunction order has been passed by the court, that person can be arrested by the court,
उस पर्सन को कोर्ट के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। सो कोर्ट के पास क्या पावर है कि अगर कोई इंजंक्शन के आदेश का उल्लंघन करे, नॉन कंप्लायंस करे, ब्रीच करे, डिसोबीडियंस करे, तो अपोनेंट को अरेस्ट किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है। अरेस्ट एंड डिटेंशन पावर है। अरेस्ट के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। ऐसे हवा में तो अरेस्ट होगा नहीं। आफ्टर ऑल यू आर ए सिविल जज, बट यू हैव टू पास एन ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर? वारंट ऑफ अरेस्ट। आप आदेश दोगे, आज्ञा दोगे अरेस्ट करने का। सो अरेस्ट एंड डिटेंशन इज द फर्स्ट। द सेकेंड थिंग, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। अटैचमेंट। अच्छा, एक चीज और यहां पर साथ के साथ बताता हूं। अरेस्ट एंड डिटेंशन होगा तो इसकी एक ड्यूरेशन है, देयर इज अ फिक्स्ड ड्यूरेशन फॉर दिस। अरेस्ट एंड डिटेंशन इज maximum of 3 months, not more than 3 months, not exceeding 3 months. So maximum 3 months तक के लिए जेल हो सकती है, not more than that. 3 महीने तक के लिए जेल हो सकती है अगर कोई डिसओबीडियंस करता है, नॉन कंप्लायंस करता है इंजंक्शन के ऑर्डर का। तब उसी तरीके से अटैचमेंट की बात करें, द अपोनेंट प्रॉपर्टी में बी अटैच्ड एंड दिस अटैचमेंट शैल बी रिमेन इन फोर्स मैक्सिमम 1 ईयर या नॉट मोर देन 1 ईयर। सो नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल तक के लिए प्रॉपर्टी को अटैच करके रखा जा सकता है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन इज अरेस्ट एंड अटैचमेंट बोथ एट द सेम टाइम। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बोथ एट द सेम टाइम। अरेस्ट भी कर लिया, प्रॉपर्टी अटैच भी कर ली। ये हो गई बात। एंड दिस इज द प्रोविजन गिवन इन ऑर्डर 39 रूल 2A. So in the case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 or rule 2, or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the court granting the injunction or making the order, or any court to which the suit or proceeding is transferred, may order. See, what are the orders? What are the powers? May order the property of the person guilty of such disobedience or breach of such, may also order such person to be detained. See, क्या लिखा गया? The property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached. Property shall be attached. तो property का attachment और detain in civil prison for a term not exceeding 3 months. So the maximum term is tenure is 3 months, not more than that. And the second sub rule 2, you see, no attachment made under this rule shall be remain in force for more than 1 year. So if there is attachment of the property, that must be नॉट मोर देन 1 ईयर। वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक के लिए हो सकता है, नॉट मोर देन 1 ईयर। ओके, नाउ अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ द पॉइंट हियर इज, अगर इतना बोलते हैं ना, हम लोग की भाषा में बोलते हैं लतखोर, एक शब्द होता है हिंदी में, कि भैया वो इतना जिद्दी आदमी है, वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है, ही इज वेरी मच अवेयर विद दिस फैक्ट कि भैया अगर जेल जाएंगे तो सिविल प्रिजन, एंड दैट इज ओनली फॉर 3 months। अगर प्रॉपर्टी अटैच होती है तो ओनली फॉर 1 ईयर, नॉट मोर देन दैट। तो प्रॉपर्टी अटैच होती है तो 1 ईयर, और अगर जेल जा रहे हैं सिविल प्रिजन में तो 3 months। तो इससे ज्यादा झटका लगने वाला नहीं है, मैं इतना झेल लूंगा, भाई प्रॉपर्टी का मामला है। सो इन दैट कंडीशन, इफ द डिसओबीडियंस और ब्रीच कंटिन्यूज, अगर ये डिसओबीडियंस कंटिन्यू करता है, ये ब्रीच कंटिन्यू करता है, इन दैट कंडीशन द प्रॉपर्टी अटैच्ड may be sold, and out of the proceeds the court may award such compensation as it thinks fit to the injured party. This is the thing. भाई तुम इतने जिद्दी हो कि 3 महीने तुम जेल काट के आ गए, फिर भी तुम छोड़ने के ना, और तुम 1 साल तक के लिए प्रॉपर्टी अटैच करवा लिए, फिर भी तुम सुन नहीं रहे हो। इन दैट कंडीशन जो प्रॉपर्टी हमने अटैच कर रखी थी वो अब बेच दी जाएगी, और बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, जो अमाउंट रिसीव होगा,
वो कोर्ट कॉम्पनसेट कर देगी अपोजिट पार्टी, सॉरी इंजर्ड पार्टी को, और जो बचा कुचा बैलेंस है वो भी पार्टी को मिल जाएगा। एंड शैल पे बैलेंस इफ एनी टू द पार्टी इंटाइटल्ड देयर टू। इंटाइटल्ड देयर टू का मतलब बचा कुचा जो पैसा है उसी पार्टी को मिल जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी थी। अगर आपकी प्रॉपर्टी मैंने भिजवा दी, मेरे आदेश से बिक गई, सपोज आई एम अ जज, आई एम पासिंग एन ऑर्डर फॉर दिस, तो आपकी प्रॉपर्टी बिक गई 1 करोड़ में, और इंजर्ड पार्टी का लॉस कितने का है, 70 लाख का, तो 30 लाख जो अमाउंट रिमेनिंग हुआ वो 30 लाख आप ही को मिल जाएगा, ना कि इंजर्ड पार्टी को। दिस इज द थिंग। ओके, सो अगर इंजंक्शन के आदेश का उल्लंघन होता है, सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, दीज आर दी these are the consequences of disobedience or breach of injunction or the non-compliance, everything. The third option, the third thing, अब आइए बड़ा मेजर पॉइंट और एक डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज देयर इन दिस इंजंक्शन, एंड दिस इज add interim or ex parte interim injunction. Ex parte interim injunction. What do you mean by this? एड इंटरिम क्या होता है? एड इंटरिम इंजंक्शन और एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन बहुत सिंपल है, एक लाइन में सिंपल समझा देता हूं, उसके बाद वी विल डिस्कस इन लीगल वे। देखिए होता क्या है, कभी कभी कोई पार्टी पहुंच गई कोर्ट में, जनाब मेरे को इंजंक्शन ग्रांट कर दो, मेरे फेवर में इंजंक्शन करो, दूसरी पार्टी को रोक लगाओ। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। मेरी हालत बहुत खराब है, अगर आपने इंजंक्शन रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, देयर विल बी इररिपेरेबल लॉस। इन दैट कंडीशन, अब एज ए जज आपको क्या करना चाहिए? एज ए जज यू हैव टू फॉलो द नेचुरल जस्टिस। व्हाट इज द नेचुरल जस्टिस? Natural justice says, or natural justice demands, that you must heard both of the parties. Audi ultum partum, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, Audi ultum partum. Hear the both the parties, hear both the parties. तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद, after hearing both of the sides, only you have to pass an order of interim injunction or any injunction. So what is the provision? Provision is here that if a party is approaching before the court for injunction, the court has to issue a notice to the opposite party. अगर मैं आपके पास, आपकी कोर्ट में, आपके न्यायालय में पहुंच रहा हूं इंजंक्शन के लिए, तो मेरा यह फर्ज बनता है, जो कोर्ट को चाहिए, रूल है, नियम है, कि दूसरी पार्टी को नोटिस भेजना है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जिसमें मैं बिना नोटिस के ही आपके फेवर में इंजंक्शन ग्रांट कर दूंगा, इंजंक्शन पास कर दूंगा, आपके फेवर में ऑर्डर पास कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर सकता हूं, कब कर सकता हूं? क्योंकि मुझे पता चलता है कि अगर अपोजिट पार्टी को नोटिस दूं, नोटिस इशू करूं, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिले, एंड दैट डिले, उस डिले का असर ये होगा, उस डिले का इंपैक्ट ये होगा, कॉन्सिक्वेंस ये होगा, परिणाम ये होगा कि इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा जो पार्टी मेरे पास आई है। तो जब कभी भी कोई पार्टी, एनी पार्टी इज अप्रोचिंग बिफोर यू, और एनी पार्टी इज अप्रोचिंग बिफोर एनी कोर्ट फॉर द इंजंक्शन, the niyam, the rule is the, what is the rule? The rule is that the notice must be issued to the other party. But there are certain circumstances under which कि भाई आप जो है बिना नोटिस इशू किए हुए, विदाउट इशूइंग एनी नोटिस, यू कैन पास एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन, पास कर सकते हैं। बट जब कभी भी आप ऐसे बिना नोटिस दिए हुए आप कोई इंटरिम या कोई भी इंजंक्शन पास करते हो, ऑर्डर देते हो, देन यू मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग। आपको लिखित में रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा
कि वो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें आपने दूसरी पार्टी को बिना सुने हुए आपने इंजंक्शन का आदेश दे दिया। एंड दिस इज नोन एज, यानी बिना सुने, दूसरी पार्टी के दूसरे पक्ष को बिना जाने अगर इंटरिम या कोई भी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं एड इंटरिम इंजंक्शन, उसी को कहते हैं एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन। और इसका बाकायदा नियम है, भारत का जो सीपीसी जो है कानून है वो यहाँ पर देता है 3 के अंदर, यानी ऑर्डर 39 रूल 3 इज डिस्कसिंग दिस एक्स पार्टे इंजंक्शन। ओके, इसमें आप डिटेल से बता दी गई है कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, सी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है आपको, एड इंटरिम और एक्स पार्टे इंजंक्शन का प्रोविजन कहाँ है, वेयर द प्रोविजन इज गिवन इन सीपीसी, देन यू हैव टू मेंशन, ये एग्जाम में पूछता है पीटी में, दिस आंसर इज ऑर्डर 39 रूल 3, ऑर्डर 39 रूल 3। ओके, नाउ व्हाट इज ऑर्डर 39 रूल 3? सी, द कोर्ट शैल इन ऑल केसेस, देखिए यहां पर क्लियर करा, ऑल केसेस, इन ऑल केसेस, हर एक हालत में, इन एवरी सिचुएशन, except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, इस कंडीशन को छोड़ करके, ये वो कंडीशन है जिसमें हम एक्स पार्टे करते हैं। इस सेकंड लाइन, बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन डायरेक्ट नोटिस, क्या लिखा, बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, बिफोर granting an injunction direct notice of the application for the same to be given to the opposite party. So as a rule, as a नियम क्या कहता है, as a judge what you have to do this, you have to issue a notice to the opposite party। ठीक है, बट इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि नोटिस देने से डिले होगा तब, सी द प्रोवाइजो पार्ट, वेयर इज इट इज proposed to grant an injunction without giving notice। सी, अगर जहां पर आपने ये प्रपोजल रख दिया, यानी आप ऐसा सोचते हैं एज ए जज, इफ यू आर थिंकिंग एज ए जज, इट इज योर ओपिनियन एज ए कोर्ट और ए जज दैट यू आर गोइंग टू ग्रांट और यू आर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन विदाउट गिविंग ए नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू द अपोजिट पार्टी, आप दूसरी पार्टी को बिना नोटिस दिए हुए बिना नोटिस दिए हुए आप इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर रहे हो, इन दैट कंडीशन द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीजंस, उस कंडीशन में कोर्ट ने रीजंस लिखना ही लिखना है अपने ओपिनियन का। दिस इज द रूल। ओके, नाउ अब इसके ऊपर मैं बता दूं, ये तो हो गया लेजिस्लेटिव व्यू, दिस इज नथिंग बट दिस इज द लेजिस्लेटिव व्यू, इसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव व्यू, यानी जो सो कॉल्ड सरकार है, भारत सरकार, उसने ये कानून बना के दिया। बट व्हाट इज द जुडिशियल व्यू, व्हाट इज द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का देर आर टू केसेस, टू मेन केसेस। द फर्स्ट वन इज द शिव कुमार वर्सेस एमसीडी, शिव कुमार वर्सेस एमसीडी 1993। दिस केस इज रिपोर्टेड इन द ईयर ऑफ 1993 AIR एंड SCC बोथ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, recording of region is not a mere formality, recording of regions is not mere formality। कोर्ट ने इसको एक, ये मस्ती वाली बात नहीं है, आपने लिख दिया हाँ ठीक है, वो ऊपर की बातों को समझने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर, अब भाई क्या समझा आपने? होता ना, तमाम गवाहों के बयान और वो सब सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर, गवाहों के बयान में देखिए ये गोल गोल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोल गोल, मतलब आप कुछ भी बता नहीं रहे, यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, यू आर नॉट राइटिंग द रीजन्स, यू आर नॉट रिकॉर्डिंग द रीजन्स एट ऑल, आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आप गोल गोल बातें कर रहे हैं घुमा घुमा के। तमाम गवाहों के बयान और तमाम सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर, अरे भाई गवाहों के बयान में आपने क्या देखा, तमाम साक्ष्य और सबूत में आपको क्या मिला, यू हैव टू मेंशन इट हियर। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि, तो उसी का जवाब यहां पर शिव कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इज नॉट ए फॉर्मेलिटी, यू हैव टू डू दिस इन अ प्रॉपर वे, because you are not doing a natural justice, sir, you are not doing natural justice,
दूसरी पार्टी को बता नहीं रहे हो, दूसरी पार्टी को नोटिस दे नहीं रहे हो, दूसरी पार्टी चिल्लाएगी अरे भाई मेरे को नोटिस नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के तुम कैसे पहुंच गए, एक्स पार्टी कैसे प्रोसीड कर गए आप नेचुरल जस्टिस नहीं कर रहे हो सर, यू आर नॉट डूइंग नेचुरल जस्टिस. So if you are not doing natural justice, then you have to mention it, you have to record it in a proper way. Okay? Now, next case, Morgan Stanley Mutual Fund versus Karthik Das, 1994. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऑलवेज रिमेंबर, ये किससे क्वेश्चन पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास 1994. This case is very, very important case. Why this case is very important? The reason is very simple. This is the case which is dealing with what are the factors which must be considered by a court before granting ex parte injunctions. तो जब कभी भी कोई एक्स पार्टी इंजंक्शन कोर्ट अगर ग्रांट करती है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जिसको कोर्ट को माइंड में रखना होता है, जिसको कोर्ट ने कंसीडर करना होता है, विच यू हैव टू कंसीडर बाय द कोर्ट 101%. उसको कंसीडर बिना कि आप पास ही नहीं कर सकते. याद रखिएगा इसके मॉर्गन स्टैनले में कहीं, देखिए यहां पर मैं फिर से रिपीट करूं, इन दिस पार्ट यानी लेजिस्लेटिव व्यू में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, इसमें कोई टाइम पीरियड ऐसे नहीं मेंशन किया गया है. ठीक, यहां पर जाकर के ये 3A में इन्होंने कहा था, लेकिन ये मैं पहले दिखा देता हूं एक चीज, सी 1976. ओके, सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिपीट करा मॉर्गन स्टैनले के केस में कि इंजंक्शन अगर आप एक्स पार्टे ग्रांट करते हो, इफ यू आर ग्रांटिंग एक्स पार्टे, ये पूछेगा, फिर से बोल रहा हूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, it is a very important point. If you are a civil judge, if you are granting an ex parte injunction, then there is this injunction is for a limited period, and what is the limitation period is 30 days only. So not more than 30 days. यानी अगर कभी भी ex parte injunction होगा तो उसकी जो ड्यूरेशन होगी सिर्फ 30 दिनों की होगी, सिर्फ 30 दिनों की होगी, सबसे बड़ी बात. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोनों लोग कह रहे हैं, यानी जुडिशरी भी कह रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और ऑर्डर 39 रूल 3A, आई थिंक रूल 3A ही है, रूल 3A में भी ये बात मेंशन की गई है. सी, वेयर एन इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, द कोर्ट शैल मेक एन एंडेवर टू फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंजंक्शन वॉज granted, and where it is unable to do so to do, it shall record its reason for such inability. So 30 days, उससे से ज्यादा नहीं. दूसरी बात, जब कभी भी आप देते हो, whenever you are granting, कौन सा, whenever you are allowing the ex parte injunction application, in that condition you have to see whether there is a irreparable loss, whether there is an irreparable injury to the plaintiff, whether plaintiff is coming before the court with clean hands. क्या जो plaintiff है जो कोर्ट में आ रहा है वो क्लीन हैंड से आ रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है, prima facie case is there, general principle of triple test is followed by और नॉट. सो यहां एक चीज मैं आपको क्लियर बताता हूं, ये ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल टेस्ट, इस पे अगर शॉर्ट नोट्स आ जाए या मेंस में लिखने के लिए आ जाए, डोंट, कोई परेशानी नहीं है. सवाल पूछ देगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल टेस्ट. 3 पॉइंट्स we have already discussed, 3 points, वही प्रिंसिपल वाले 3 पॉइंट्स. पहला वाला प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ प्राइमा फेसाई केस. दूसरा इररिपेरेबल इंजरी होनी चाहिए, एंड थर्ड वन इज द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस.
सो ये 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो जब कभी भी वेन एवर यू हैव टू अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन, तो कोर्ट को चाहिए कि जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल टेस्ट है उस टेस्ट को अप्लाई करे। क्या मतलब प्राइमा फेसाई केस बनता है, क्या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, क्या यहां पर इररिपेरेबल इंजूरी का कोई चांस बनता है। इफ दिस ट्रिपल टेस्ट को कंसीडर कर लिया, इफ दिस ट्रिपल टेस्ट हैज बीन कंसीडर्ड बाय द कोर्ट, तब कोर्ट ने एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है ग्रांट करने का। ठीक है, तो मेजर मेजर क्या इश्यूज थे, सबसे पहले मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं, रिकैप कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, व्हाट टॉपिक वी आर डीलिंग टुडे, हम लोगों ने जो टॉपिक डील किया है वो है इंजंक्शन। इंजंक्शन में दो तीन बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ सुनना है ध्यान से और कुछ नहीं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है, इंजंक्शन मीन्स देयर इज एन ऑर्डर or it is a remedy in the form of an order. It is a remedy, it is one kind of a remedy in the form of an order, where the court passes an order to do or not to do. So injunction में तीन बातें आती हैं। there is a prohibition not to do, जब कोर्ट ने कहा कि ये काम आपको नहीं करना, जैसे मैंने बोला, आपको एग्जाम्पल दिया, आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल अर्लियर, शुरू में जिस सेशन में, उसमें मैंने कहा था कि एक नीचे पिलर तोड़ रहा है बंदा और ऊपर उसका फर्स्ट फ्लोर है, तो वहां पर कोर्ट ने क्या कहा होगा कि भैया तुम पिलर मत तोड़ो। ठीक है, तो जब पिलर मत तोड़ो की बात हो गई, तो दिस इज ए प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, तुमको ये काम नहीं करना है, तुमको यही काम करना है, ये काम करना है। मतलब अगर कोर्ट ने कह दिया यू हैव टू मेंटेन द स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब क्या हो गया, यथा स्थिति बनाए रखनी है। मतलब न तुम एक ईंट तोड़ सकते हो, ना एक ईंट जोड़ सकते हो, ना एक इंच छील सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यथा स्थिति बरकरार रखनी है। दिस इज ए मैंडेटरी इंजंक्शन। एंड द थर्ड विच वी हैव डिस्कस्ड इन ऑर्डर 39 इज टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी मीन्स फॉर द टाइमिंग, कुछ समय के लिए, टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन का जो प्रोविजन दिया गया है, द प्रोविजन ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन हैज बीन डिस्कस्ड इन सीपीसी अंडर ऑर्डर 39। क्या ग्राउंड्स हैं, तो ऑर्डर 39 रूल 1 ए बी सी एंड रूल 2, ऑर्डर 39 रूल 2 ग्राउंड्स। इसके अलावा मैंने आपको ट्रिपल टेस्ट वाला जो प्रिंसिपल्स था वो मैंने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड। इसके अलावा एक और चीज, इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हुआ है इंजंक्शन का, एंड इफ ही इज नॉट फॉलोइंग, ही इज डूइंग नॉन कंप्लायंस करता है, डिसोबीडियंस करता है, ब्रीच करता है, तो क्या होगा। तो तीन चीजें हो सकती है, अरेस्ट एंड डिटेंशन एक, सेकंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड थर्ड बोथ एट द सेम टाइम, अरेस्ट प्लस अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। और वो कंटिन्यू करता है, इफ इट इज कंटिन्यूड, तो उस कंडीशन में अटैच्ड की हुई प्रॉपर्टी को तुरंत सेल करने का आदेश दिया जा सकता है। अटैचमेंट एंड अरेस्ट का जो ड्यूरेशन है उसमें 3 मंथ्स के लिए सिविल प्रिजन। अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट का ड्यूरेशन है नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन, एड इंटरिम इंजंक्शन। द प्रोविजन इज गिवन इन, कहां पर प्रोविजन है, ऑर्डर 39 रूल 3 एंड 3A। सो रूल 3 कहता है कि अगर डिले हो जाए, इफ देयर इज ए डिले ड्यू टू द नोटिस, नोटिस का प्रोसीजर अगर फॉलो करें और उससे डिले हो जाए और उस डिले की वजह से इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा एप्लीकेंट को, इन दैट कंडीशन नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बट एट द सेम टाइम इट सिंपली सेज you have to mention, you have to record the regions in a minute way। आपको regions record करने हैं, you have to record the regions। ओके, ये फैशन नहीं बनाना है कि आपने गोल गोल लिख दिया, नो, you have to mention the regions। ओके, इसके अलावा मैंने 2 केसेस डिस्कस करे, शिव कुमार
एमसीडी मॉर्गन स्टैनले का केस इसलिए डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन स्टैनले का केस याद रखिएगा। मॉर्गन स्टैनले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करके कहा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करने के पहले। अगर आप इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करते हो तो एक्स एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करने के पहले व्हाट फैक्टर्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ये कोर्ट के लिए है और ये केस है मॉर्गन स्टैनले वर्सेस कार्तिक दास। मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड है। लास्ट टॉपिक आज के लिए, आज के सेशन के लिए हम लोगों का है, दिस इज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। ठीक है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर? वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगेन, the term interlocutory order is not defined in CPC anywhere. Not defined in CPC. CPC में कहीं भी interlocutory order term को define नहीं किया गया। Always remember, interlocutory order is one kind of order. It is an आदेश। कौन सा आदेश? वैसा आदेश जो कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट देती है। ड्यूरिंग द एनी ऑर्डर विच इज पास्ड बाय द कोर्ट during the pendency of the suit for a specific purpose. During the pendency of a suit, जो कि किसी खास पर्पस के लिए होता है, उसका मेरिट से कुछ लेना देना नहीं होता है, बट उसके प्रोटेक्शन जरूर मिलता है। अगेन, सो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का प्रोविजन कहां पर है? वेयर द प्रोविजन इज गिवन रिलेटेड विथ so called interlocutory order. See, order 39, rule 6 to rule 10, these are the provisions जो कि यहां पर दिया गया है। तो इसमें कुछ है नहीं। यहां पर देखिए, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के बारे में बात नहीं की गई है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, अगर आप ऑर्डर 39 का रूल 6 पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या होता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। यू विल नॉट गेट द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर पास करना, ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। अब कोर्ट ने कहा कि भैया उस बंदे को अरेस्ट करके लाओ। अब बंदा अरेस्ट होकर के आ गया। कोर्ट ने कहा कि ये सो एंड सो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। ये है, ये जो आदेश हो रहे हैं ये सब क्या है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी, और ये किसी खास पर्पस को सॉल्व करने के लिए होता है। उसको हम कहते हैं इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। आप जब पढ़ोगे, व्हेन यू स्टडी विद दिस ऑर्डर 39 रूल 6 to 10, इसमें कुछ है नहीं। इसमें यह बताया गया है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर किन किन मामलों में जारी किया जा सकता है, किन मामलों में आप दे सकते हैं, ये नहीं बताया गया है। इट इज नॉट मेंशनिंग एनीवेयर इन दिस रूल, इन दिस रूल्स कि भैया आपको क्या मतलब है। ये बताता है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर आपको कब पास करना है, किस कंडीशन में पास करना है। सो अगर आप कोई पेरिशेबल प्रॉपर्टी, पेरिशेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो सड़ने गलने वाली है, जैसे फसल वगैरह है, टमाटर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब चीजें हो गई, फसल सब्जियां ये सब। सो अगर कोई पेरिशेबल प्रॉपर्टी है तो उसको बेचने के लिए अगर आप आदेश देते हो, सड़ने गलने वाली सब्जियों को बेचने का आदेश देते हो कुछ सर्टेन मामलों में, कुछ सर्टेन केसेज में, दैट इज द ऑर्डर पास्ड बाय यू, इट इज इंटरलोक्यूटरी। यानी उन मामलों में आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर रहे हो। रूल 6, आप किसी पर्सन को डिटेन करने की बात कर रहे हो, आप किसी प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन की बात कर रहे हो। इफ यू आर पासिंग एन ऑर्डर फॉर डिटेंशन, if you are passing an order for preservation, if you are passing an order for the inspection of any property, कि भैया जाओ उस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करके आओ, देन इट इज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। रूल नंबर 7 सामने है बिल्कुल, ऑर्डर 39 रूल 7। नेक्स्ट, ये सब मेंशन है ऑलरेडी, टेंशन नहीं लेना, ये सब मटेरियल में है। अगर किसी पर्सन को किसी प्रॉपर बिल्डिंग में, जमीन पर, लैंड पर आप घुसने का, इंटर करने के लिए अथॉरिटी देते हो, आप आदेश दे रहे हो कि हाँ कोर्ट का ये आदमी जा सकता है या अपोजिट पार्टी अपीयर कर सकती है, जा सकती है, सच ऑर्डर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, कि भैया ये कब आ सकता है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के अंदर आएगा ये।
ऑर्डर टू डिपॉजिट द मनी, डिपॉजिट करने के मनी की बात करते हो तो ये यहां पर आएगा सर, दिस सॉरी यहां पर आएगा 10 में। ऑर्डर टू डिपॉजिट द मनी, ये भी आता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। सो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कहां कहां किस किस कंडीशन में आ रहा है, तो ऑर्डर 39 रूल 6, ऑर्डर 39 रूल 7, ऑर्डर 39 रूल 8 एंड ऑर्डर 39 रूल 10। The orders which has been passed under these rules is basically interlocutory orders, या इस रूल में जो ऑर्डर पास किए गए हम उसको कह सकते हैं कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स है। यहां पर आपका टेम्पररी इंजंक्शन एज वेल एज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट फिनिश। आज का सेशन यहां पर फिनिश करेंगे, इसको पहले मैं स्टॉप कर दे रहा हूं।